नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चले हुए। तो बच्चों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेश ट्यूटोरियल चैनल पे। तो बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने एक्सरसाइज 4.1 के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दिया था, जो कि द्विघात समीकरण से संबंधित था। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आपको द्विघात समीकरण का परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको मूलों के बारे में और द्विघात समीकरण के बारे में, उसको कैसे हल करना है, तो इन सब की जानकारी मैंने आपको दी थी। तो बच्चों उसी के आगे मैं अपना ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आपको यहाँ इसमें देखकर ये बताना है, सॉल्व करके ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखे हुए हैं, कुछ समीकरण लिखे हुए हैं जिनको हमें हल करना है और देखना है कि क्या इनमें अधिकतम घात 2 आती है या नहीं। तो अगर अधिकतम घात 2 आ रही है हमारी, तो फिर ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, फिर हम पक्षांतर नियम अपना लेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए जरा, यहाँ पर मैं आपको लिख कर देता हूँ एक फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मैं इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, यहाँ पर फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलते शुरू करते हैं, इसको खोलते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस का 6। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब हम पक्षांतर कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास बचेगा माइनस का 6। हम इसको भी इधर ले आते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। बच्चों हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारी यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। यस हम लिख लेंगे। ओके बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको भी हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना, फिर देखना है हमें। तो बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू, अब बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2x। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, ये 2 सारा सब कुछ इधर लेके चले आइए। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 और माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। सबको इधर लेके चले आए हैं, इस विधि को हम बोलते हैं पक्षांतर की विधि। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 4x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको अधिकतम घात 2 मिल गई है, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया है। इसका आंसर आएगा यस। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। बच्चों यहाँ पर भी हमें यही करना है, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन आप अपने पहले क्लासेस में समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें x का इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी का इसी से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसका इससे करना है, उसके बाद इसका इससे करना है। कई तरीके हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों x और x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो बच्चों x स्क्वायर हमारा यहीं पर कैंसिल हो जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो ढूंढने चले थे x स्क्वायर को और हमारे पास x स्क्वायर ही बेचारा चला गया है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। आते हैं नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी यही काम करना है हमको। x और 2x को मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3। बच्चों यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अब x स्क्वायर इधर ले आइए, देखिए ज़रा ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, बच्चों प्लस का x माइनस का 6। मैंने यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं की है, नहीं की, ओके। तो बच्चों ये ऐसे मैंने लिख दिया और x स्क्वायर को मैं यहाँ ले आया, प्लस का x ऐसे था, माइनस का 6x हो गया, माइनस का 5x और माइनस का 3 = 0 हो गया। बच्चों यहाँ पर ये दोनों घट जाएंगे और ये आपका दोनों ऐड हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसमें से ये चला जाएगा बच्चों, 10x बचेगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी हमारे पास एक द्विघात समीकरण का रूप बन के आ जाता है। बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3। बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x
5x माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, इस वाले एक्स स्क्वायर से देखिए मैं सबको इधर लेके आता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5x प्लस का 5 इक्वल टू 0। मैंने सारे इधर ले लिए हैं। अब देखिए बच्चों ये दोनों आपस में घट जाएंगे, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए आपका ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 5 और ये माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 11x। और देखिए बच्चों ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर x की पावर 2 आ रही है, इसलिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन जा रहा है। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरफ हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है a माइनस बी के फार्मूले से। और a माइनस बी का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4। बच्चों एक्स स्क्वायर यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर ये द्विघात समीकरण कैसा। तो इस तरह से हम 6 क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। सेवन नंबर इसका है क्वेश्चन का, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। और इसी का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब हमको ये पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमको a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और उस वाले में भी वही काम करना होगा। तो मैं आपको एक यहाँ पर एक फार्मूला लिख के देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो a का मतलब यहाँ पे x हो गया और b का मतलब यहाँ पे 2 हो गया। इस वाले फार्मूले को लगा के इसको खोलने वाले हैं हम लोग। तो जरा खोलते हैं इसको। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब और इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 और प्लस 3, a का मतलब x और b का मतलब 2 और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये तो रही बाएं पक्ष की बात। अब दायां पक्ष हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस का 2x। अब क्या करने वाले हैं, इसको जरा अभी और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x और यहाँ पर x प्लस 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसको थोड़ा और हल्का करेंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस, अब आज यहाँ पर हमको 6 एक्सेस को मल्टीप्लाई करना है तो 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और इसको यहाँ पर लिख लेंगे लाइक टर्म और प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। हम सारे इस तरफ लेके चले आए। अब यहाँ पर हम घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का x क्यूब आ गया, मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। प्लस 6x स्क्वायर और यहाँ पे 14x और प्लस 8 आ गया। देखिए ये x की पावर 3 आ गई, हमको मैक्सिमम x की पावर कितनी चाहिए 2 चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम घात 3 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहा। इसी फार्मूले के साथ इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब था, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब आएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपके साइन बदल जाने वाले हैं, बाकी सेम वही रहेगा। तो चलिए इसको खोलते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब इसको खोलते हैं तो a क्यूब मतलब ये रहेगा, b क्यूब का मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा और माइनस 3, a का मतलब x और b का मतलब 2 और ब्रैकेट में x माइनस का 2। चलते हैं, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पर x क्यूब ऐसे ही रहेगा,
प्लस का 8 हो गया, माइनस का 3 टू द 6x हो गया और ax माइनस 2। अब ये x क्यूब यहाँ से उड़ गए। अब हमारे पास x क्यूब खत्म हो गया है, स्क्वायर अगर आता है तो समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल्स टू 8 माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस का 12x हो गया। आते सब इधर ले आइए, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, ये वाला इधर आके माइनस हो गया। ये माइनस का x है, इसको भी इधर ले आइए, ये माइनस के 12x हो गए। एक पहले से विराजमान है, 8 को इधर ले आइए, सारा जीरो कर दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पर हमारे घट जाने वाले हैं, तो ये बड़ा है तो ये 2x स्क्वायर प्लस आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में 13x और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन बना हमारे सामने। हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2x स्क्वायर है, मतलब x की पावर 2 मैक्सिमम है, अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर, यानी कि घात वो कितनी चाहिए, 2। अगर हमारी मैक्सिमम घात 2 आ रही है तो हमारा द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो इसमें क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी ना। चलते हैं। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी सॉल्व किया जाता है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। होने दीजिए। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दो गुने से 1 अधिक है। होने दीजिए। 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ओके, चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड मतलब इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो इन्होंने कहा कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528। तो एरिया जो हमारा है वो 528 मीटर स्क्वायर है, हमने लिख लिया। फिर ये बोलते हैं कि क्षेत्रफल की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब यहाँ पर होता क्या है, हमको 2 वेरिएबल नहीं लेने होते, एक्स और वाई नहीं लेने होते, हमको एक इक्वेशन बनाना होगा द्विघात समीकरण जो एक ही चर में होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मतलब अगर हमें चौड़ाई पता हो तो हम उसकी लंबाई पता कर सकते हैं। चलते हैं। माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर लंबाई क्या निकलेगी, 2 गुणे चौड़ाई और प्लस 1। यही तो बोला, चौड़ाई का 2 गुना और 1 ज़्यादा, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा 2x + 1। अब ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल तो हमारे पास 528 दिया हुआ है और लंबाई हमारी कितनी है, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, x। इनको मल्टीप्लाई करिए,
ये 528 इक्वल्स टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, सबको उधर ले जाइए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर प्लस x, 528 उधर चले जाएंगे भैया, अब ये 0 बन गया। ये तुम्हारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाता है जिसमें अधिकतम घात 2 हमारी है। अब हमें करना क्या है, इसको द्विघात समीकरण को गुणनखंड के द्वारा हल करना है। ओके, 528 और इनकी गुणा करिए, इस तरह के गुणनखंड आपको पहले सिखाए गए होंगे। अब जरा देखिए 528 और 2 की गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, 528 और 2 की गुणा करेंगे तो आएगा 1056। अब हमको क्या करना है, 1056 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको घटा देने पर बीच का नंबर x यानी 1 आ जाए। घटाने पर क्यों, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन हमारा किस में आया है, माइनस में आया है। तो 1056 के फैक्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे और उसको आपस में घटा देंगे तो हमारा बीच का नंबर यानी 1 आ जाना चाहिए। तो चलिए करते हैं, इसको 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटते हैं तो ये 132 आ जाएगा। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 आ जाएगा और 2 छक 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे 11 हो जाएगा और 11 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो चलते हैं, ये 11 3 33 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो बच्चों यहाँ पर हमारे फैक्टर निकल के आते हैं 33 और 32, माने 33 और 32 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करेंगे तो 1056 आएगा और आपस में घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए गुणनखंड करते हैं। तो ये हो गया 0, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 2x स्क्वायर, ऐसा ही ये साइन यहाँ लगा देते हैं और ये x भी लिख देते हैं, फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं। इन दोनों फैक्टर्स में जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पर 33 और 32। इन दोनों को घटाने के बाद बीच का नंबर लाना था तो बीच में माइनस, और माइनस 528 बराबर 0 यहाँ पे रहा। चलिए करते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए 33x, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 32x माइनस 528। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, ये दो दो पद बांट लेते हैं और इनमें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 33, ये कटेगा ही नहीं, इसमें कॉमन नहीं लेंगे तो हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा आपका, तो बचेगा 2x प्लस 33। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पर 32 कॉमन हो जाएगा आपका। अब ये नहीं, 32 कॉमन नहीं होगा यहाँ पर कॉमन होगा 16, ये 16 कॉमन होगा। तो 16 2 जा, ये 2x हो जाएगा और ये प्लस, अब 16 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 16 3 48, यहाँ पे आपका 4 बचेगा, 16 3 48। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, 0 इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें कॉमन हैं तो 2x और प्लस 33 ये रहा, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आप इसको लिख लेंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस का वैल्यू आया है तो बाहर निकलेगा तो वो माइनस हो जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई जो है वो माइनस में थोड़े आने वाली है, तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, यदि x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 16। तो हमारे पास चौड़ाई 16 आ चुकी है, तो लंबाई हमारे पास क्या थी बच्चों, 2x प्लस 1, मतलब 2 इंटू 16 प्लस 1, तो ये 32 प्लस 1 तो मतलब 33। तो आंसर क्या हो गया हमारा, लंबाई हो गई 33 और चौड़ाई हो गई 16। ये दो आंसर हमारे पास आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होते हैं हमने अपने चैप्टर 1 के पहले वीडियोस में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रमागत का मतलब समझिएगा, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। जैसे हमारे पास 1 2
3, तो ये सब क्रम से आने वाले नंबर है, तो इनको हम बोलते हैं क्रमागत। तो अगर बाय द वे हमने एक संख्या क्रमागत पहली 1 ले ली है, अब हमको दूसरा चाहिए, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक में एक जोड़ रहे हैं, तो एक में एक लगातार जोड़ते चले जाएंगे तो हमको क्रमागत संख्या मिल जाएगी ना। अब क्या करने वाले हैं, अगर बाय द वे हमारे पास क्रमागत संख्या x लिखी है, तो दूसरी क्रमागत संख्या पाने के लिए हमको x में एक जोड़ना पड़ेगा, और इस तरह से इसके आगे पाने के लिए हमको x में एक और जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी हमारी क्रमागत संख्याएं बनती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमें क्रमागत संख्याएं माननी पड़ेंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इसमें एक जोड़ दीजिए, x + 1 हो गया। अब क्वेश्चन महाराज कहते हैं कि दोनों का गुणनफल आपके पास 306 है, हम भी गुणा करा देंगे प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये पहली संख्या है और बच्चों ये दूसरी संख्या है, ये बोलना है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306, हमने करा दिया। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² + x = 306। इनको इधर ले आइए, तो x² + x - का 306 = 0। ये द्विघात समीकरण हमारे पास तैयार है। अब फिर से वही कहानी है, 306 और इसकी गुणा करिए जो यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा तो प्रभु दिखाई नहीं देते, तो गॉड इज़ 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो 306 को आप 1 से गुणा करेंगे 306 आएगा। अब तुम्हारी गुणा आई है माइनस में, तो जब गुणा माइनस में आई है तो इसका मतलब हमको 306 के फैक्टर करने हैं, जिनका गुणनखंड करेंगे तो जो संख्याएँ मिलेंगी उनको घटा देने पर 1 मिल जाना चाहिए। अब 306 के फैक्टर अलग करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 × 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। अब ये किससे कटने वाला है, 3 × 5 = 3 × 8 = 9, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 कम, 3 17 से कटेगा और 17 1 कम कट जाएगा। अब देखिए जरा, 3 × 3 = 9, 2 × 18 और 17, तो 17 और 18 दो फैक्टर हमारे पास बन के आते हैं। शुरू करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² + x ब्रैकेट लगाएंगे, 18 बड़ा है पहले लिख लेंगे, -का 17 लिख लेंगे और -का 306 = 0। खोल दीजिए इसको, x² इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 18x - 17x - 306 = 0। यहाँ और यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका x² है, यहाँ पर x है, तो आपका x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा प्लस का 18 बचेगा, माइनस साइन यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ पर 17 कॉमन हो जाएगा आपका, तो बच्चों x बचेगा, इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ 18 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आएगी, अगर नहीं आ रही तो यू आर गोइंग रॉन्ग, चेक करो। x + 18 दोनों जगह था, कॉमन हो गया, x - 17 हो गया बराबर 0 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये वैल्यू आपकी प्लस की अंदर लिखी हुई है, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये माइनस की हो जाने वाली है और माइनस के नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही थी, तो हम इसको लेंगे, इसको अमान्य कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x - 17 = 0 तो x = 17। बच्चों पहली संख्या हमारे पास आ गई है मुस्कुराती हुई, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक तुमने लिया था x, तो जो कि आया है 17, और दूसरा तुमने क्या लिया था x + 1, तो भैया 17 + 1 = 18 हो गया। तो संख्याएं हमारी हो गई 17, 18। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमसे हो पा रहे हैं तो आप तो बहुत होशियार हैं, आपसे तो और आसानी से हो जाएंगी, है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा दिल और दिमाग लगाइए, चीज़ें आपके लिए मक्खन हो जाएंगी। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। 2 क्वेश्चन शेष हैं, कंप्लीट करके एक्सरसाइज का खात्मा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ओके, होना भी चाहिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ओके, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल
अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ज्ञात कर लेंगे, डरते थोड़े हैं। ओके, क्वेश्चन बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको रोहन की आयु पता हो तो हम उसकी माँ की आयु पता कर सकते हैं। तो रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो अगर मोहन 10 साल का है, अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी माता जी कितने साल की हो जाएंगी? 36 साल की हो जाएंगी, क्योंकि वो उससे 26 साल बड़ी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? हम रोहन को मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, हमेशा वर्तमान आयु ही लेते हैं, ये हो गई x वर्ष। तो भैया इनकी माँ कितने साल की हो जाएंगी? माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 26 साल बड़ी है, तो इसका मतलब रोहन की उम्र में 26 साल आप जोड़ दीजिए, तो ये इनकी माता जी की उम्र आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, माने अभी जितनी उम्र है उससे 3 साल के बाद। तो पहले 3 साल की कहानी देख लेते हैं। अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भैया? रोहनवा कितना हो जाएगा? अभी तो x है, 3 जोड़ दीजिए भैया। माँ की हालत क्या हो जाएगी? अभी तो x + 26 है, 3 साल बाद 3 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगी x + 29 वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद दोनों की कहानी यह है। क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, माने इनका और इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कहानी है? ये तो रहे रोहन 3 साल के बाद वाले, और ये रही उनकी माताजी 3 साल के बाद वाली, दोनों का गुणनफल 360 हो रहा है। कर दीजिए, अब फिर से वही आप गुणा करिए और एक द्विघात समीकरण बनाइए। तो x और x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x² + 29x + 3x + 3 9 27, 3 दूना 6 2 8। बच्चों ये हो गया 360। सबको इधर ले आइए, तो x², ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 32x + 87 और माइनस का 360 बराबर 0। घटा देंगे तो x² + 32x। अब देखिए जरा, आपका 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे आपका 5 हुआ तो 15 में से 8 चला गया, 7 बचा, और यहाँ 2 बचा आपका, और चूंकि ये बड़ा है तो माइनस लग जाएगा। इस तरह से ये हमारा एक द्विघात समीकरण बनके तैयार हो जाता है। अब 273 के गुणनखंड हमें करके दिखाने हैं, जिनको घटाने पर बीच का नंबर 32 आ जाए। तो इसके फैक्टर यहाँ पर हम कर लेते हैं, 273 के फैक्टर यहाँ पर हम कर ले रहे हैं। तो बच्चों 7 3 10 और 2 12, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी, क्योंकि 12 हमारा 3 से कट रहा है। तो ये 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 1 3। 3 से अभी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा? 3 9 27, 3 1 3, 17 3 51 कितना होता है? किससे कटेगा भाई? 273, 3 9 27, 3 1 3। किससे कटेगा ये? सात से कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 1 7, 7 से कटेगा। 7 1 7, यहाँ 2 बचेगा, 7 3 21 हो जाएगा। 13 × 91 होता है। अब दिमाग ही है, उतर गया, क्या किया जाए ना, कभी कभी हो जाता है। ओके, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या जाते हैं? हम दोनों को जोड़ना है ना हमको, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21 और 13। 21 13 कितने होते हैं? नहीं बनेगा। 13 दूनी 26, 7 नहीं हुआ। 26 13 3 39 और 7 32। ओके, हो गया। 13 3 39 और 7 घटा दीजिए,
तो हमारे पास क्या होगा, 39 और 7 इसके फैक्टर आ जाएंगे। हम इसको ज़रा यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। हमारे फैक्टर कितने आ गए हैं, 13 3 39 और 7 उसमें से घटा दीजिए। 39 में से 7 घटाएंगे 32 मिल जाएगा। शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 39 माइनस के 7 और माइनस का 273 इक्वल टू 0। खोल दिए इसको। एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 39x हो जाएगा, माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर हमारा केवल x कॉमन मिलेगा हमको, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस 39। अब यहाँ पर 7 ही कॉमन मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा x प्लस, अब यहाँ पर करेंगे 7 3 21 और 7 9 63। अब देखिए दोनों में सेम मिल गया आपको, तो x प्लस 39 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब बच्चों ये तो प्लस का आ गया है, तो किसी की उम्र भैया माइनस में तो होती नहीं है, तो इसको लेंगे हम लोग, इसको अमान्य कर देंगे। तो लिखेंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। भैया रोहनवा जो है 7 साल का है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। आपने x मानी थी 7 वर्ष आ गई, और उनकी माँ की आयु क्या आपने मानी थी x प्लस 26, तो इसका मतलब उनकी एज आ गई 33। तो आंसर कितना आया, 7 और 33। ये दो आंसर आपके आ गए हैं मुस्कुराते हुए। लास्ट में इस तरह से आंसर लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका आंसर ही चेक होता है। तो इस तरह से इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, आप इसको लिखिए, तब तक इसको मैं हटाता हूँ। ओके, आई बात समझ में आएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बिल्कुल आएगी। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उनसे भी निपट लेते हैं और इस एक्सरसाइज का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। लास्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी की सवारी की जा रही है भैया, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती है, किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अब जब चाल कम हो गई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। बिल्कुल लेगी, चाल कम हो गई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। रेलगाड़ी की चाल बतानी है हमको, छुक छुक वाली चाल बतानी है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है हमको। चलते हैं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। अब हमको उसकी चाल ज्ञात करनी, तो हम चाल को पहले मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 केसेस होंगे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से चलती है। अब यहाँ पे दूरी कितनी है भैया, 480 किलोमीटर। तो एक बात बताइए, अगर इस चाल से इस दूरी को तय करेगी तो कितना समय लेगी। अब यहाँ पर समय कितना लगेगा बताइए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब बच्चों दूरी तो 480 है और चाल कितनी है x, तो ये आपका पहला केस बन गया। ध्यान दीजिएगा, अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो बच्चों उसको समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 480 है और चाल है आपकी x, तो आपका पहला केस ये बन के तैयार होता है। अब दूसरा केस यहाँ पे क्या बनेगा, इसको हम केस 1 ले लेते हैं। अब दूसरा केस क्या है, यदि तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है, लेकिन कब, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर, यदि चाल कितनी है भैया,
अभी तो x थी, 8 कम कर दीजिए, ये लीजिए, दूरी तो कम नहीं हुई, दूरी तो अब भी उतनी ही है। तो बच्चों समय कितना लगेगा, मतलब अगर चाल आपने पहले से 8 कम कर दी है लेकिन दूरी तो आपको वही तय करनी है, तो समय कितना ले रही है जरा देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बच्चों दूरी तो आपकी 480 है और आपका स्पीड कितना है, चाल कितना है, x माइनस का 8। अब आपका ये दूसरा केस बन गया। सवाल को समझिए, जब आपकी दूरी थी 480 और चाल हमें पता नहीं थी तो हमने x ले ली, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर चलेगा तो इतना टाइम लगेगा। फिर आपने क्या किया, चाल को कम कर दिया तो टाइम आपका बढ़ेगा, ये तय है। तो जब आपने चाल को कम कर दिया लेकिन दूरी तो सेम रही, तो आप दोबारा समय निकालेंगे तो हो जाएगा दूरी बटे चाल, मतलब 480 बटे ये वाला टाइम। तो आपके पास एक टाइम ये है, एक टाइम ये है, लेकिन ऐसा करने पर आपके 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब ये वाला टाइम 3 घंटे ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस वाले टाइम में और इस वाले टाइम में 3 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप, ये वाला टाइम माइनस ये वाला टाइम बराबर भैया कितना है, 3 घंटे हो गया। सिंपल, दोनों समय का अंतर 3 घंटे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 480 यहाँ कॉमन लेंगे, मतलब इनकी मुंडी कॉमन करेंगे, इनके पैरों में डाल देंगे, तो ये 480 कॉमन हो जाएगा, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बचेगा और यहाँ पर आपका 3 रह जाएगा। ये वाला 480 इसके बटे में ले आइए, अब यहाँ पर भी काट सकते हैं, तो ये हो गया 1/x माइनस 8 माइनस 1/x और बराबर में हो गया 3/480, ये हो गया कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, 1/x माइनस 8 माइनस का 1/x इक्वल्स टू 1/60। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम लासा ले लीजिए इनका। तो लासा लेने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे ऐसा करके, ओके। अब ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँचेगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे गलतियाँ हो जाएंगी, ऐसा कुछ अनोखा काम नहीं किया गया, इसको इससे भाग किया गया तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये यहाँ पहुँचा है। या आप ऐसे समझ लीजिए और या समझ लीजिए इसको इससे भाग किया गया तो आपका x कैंसिल हुआ है, x माइनस 8 यहाँ पहुँच गया है, बीच में माइनस लगा दिया गया, तो 1/160। अब इसको ओपन करिए तो x माइनस x, अब ये वाला माइनस हुआ, इनसे झगड़ा करके इनको प्लस कर देगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² माइनस का 8x, यहाँ 160 हो जाएगा। ये अपने गांव चले गए। अब आपके पास क्या बचा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो x² माइनस 8x और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 0 0, 8 6 48, 8 1 8 4 12, तो x² माइनस का 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास बनके तैयार होता है। अब हमको फिर से वही फैक्टर्स करने हैं, 1280 के फैक्टर करिए जिनको घटा देने पर बीच का नंबर 8 आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर करने वाले हैं, तो फैक्टर मैं यहाँ पे करता हूँ इसके 1280, 2 से काट लीजिएगा, 2 6 12, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 160 हो जाएगा और ये आपका 80, ये 40, ये 20, ये 10 और ये 5 और ये 5, इस तरह से आया है। तो चलते हैं देखते क्या मैटर हो रहा है, इनका घटाने पर 8 कैसे आएगा। तो 5 दूना 10 दूना 20 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 नहीं चलेगा, यहाँ पे 40 आ जाइए। तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 ये रहा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और ये 32 रहा। बच्चों इन दोनों घटा देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 40 और 32 ये हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पर किए दे रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा x² माइनस का x ब्रैकेट में 40 माइनस 32, 40 माइनस 32 और माइनस का 1280 इक्वल टू 0। खोल दीजिए इसको, x² माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280। अब यहाँ पे जगह नहीं होगी तो मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस का 40 और यहाँ पर आप 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस का ये हो गया आपका 40 ही आएगा, दोनों में सेम आना चाहिए। तो आपका x माइनस 40 यहाँ पर कॉमन है तो x प्लस 32 बचेगा। अब देखिए ये आपकी चाल जो है प्लस में आ रही, तो इसको हम अमान्य कर देंगे क्योंकि चाल हमारी प्लस में नहीं होनी चाहिए। इसको ले लेंगे तो लिखेंगे यदि x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो
तो x इक्वल्स टू 40, तो हमारे पास आंसर आ गया चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है और उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।